सबसे पहले मैं आप सब आज उपस्थित आर्टिस्ट फोरम जमशेदपुर तथा ऑनलाइन आर्ट गैलरी धीरम ऑनलाइन आर्ट गैलरी की तरफ से स्वागत है। आज हम लोग का जो प्रोग्राम होने वाले हैं ये थोड़ा सा हटके है, इसलिए क्योंकि हम लोग पिछले जो भी एपिसोड में हम लोग किसी न किसी आर्टिस्ट को बुलाए हैं, रिनावेल्ड आर्टिस्ट आए हमारे साथ आर्ट के ऊपर में डिस्कशन हुए। मोस्टली दे आर द पेंटर्स हैं, लेकिन आज हम लोग एक स्कल्पटर को हम लोग का बीच में मिला है जो बंगाल से बिलोंग्स करते हैं। मिस्टर आशीष पाल काफी रिनावेल्ड आर्टिस्ट है और स्कल्पचर के ऊपर में आज हमारा डिस्कशन रहेंगे। बीइंग ए स्कल्पटर मैं इस बारे में बहुत आज उत्साही है, आग्रही है कि आज स्कल्पचर के ऊपर में डिस्कशन हो। कहा जाता है स्कल्पचर इज द फादर ऑफ आर्ट, और आप जब इसीलिए हमको लगता है कि पेंटर बहुत होते हैं बट स्कल्पचर बहुत कम होते हैं। चाहे जो भी रीजन हो, आज हम लोग आशीष दा से सुनेंगे और आशीष दा से बातचीत करेंगे हमारे काफी परिचित कलाकार पवन राय जो हमारे साथ बराबर रहते हैं शुरू से, उनसे बातचीत करेंगे। बिफोर स्टार्ट हमारे प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारा एक छोटा सा प्रोटोकॉल है जो हमारे लास्ट एपिसोड में हमारा दो शख्सियत को हम लोग मिले थे, झारखंड के एक मशहूर कलाकार मिस्टर हरेंद्र ठाकुर को। हरेंद्र के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं, सुने भी है, मैं उनके बारे में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक दो बात हमें हरेंद्र को डायरेक्ट बोलेंगे। हरेंद्र, मेनी मेनी थैंक्स, आपने हमारे मंच को सुशोभित किए हैं। और सबसे बड़ी बात है, लास्ट शनिवार को जो भी दर्शक बोलेंगे नहीं, आर्टिस्ट हमारे साथ थे, उनसे जब मेरा बातचीत हुई, फीडबैक मिला, मुझे बहुत खुशी हुआ कि उनका जो डिस्कशन था एक लेवल पार कर गया था। कला का क्षेत्र में कितना रीच है, कितना वर्सेटाइल है, उनका बात से हम लोग को पता चला। बेसिकली मैं हरेंद्र के बारे में बहुत कम ही जानते थे, बट बहुत सारी चीज हम लोग को मिला है, हमारे आई ओपन हो गया। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का डिस्कशन जैसे हरेंद्र जैसे और लोगों को भी होगा। आज हम लोग के साथ अमित दा भी है, अमित चक्रवर्ती काफी वर्सेटाइल आर्टिस्ट है जो हम लोग अगला एपिसोड में उनसे हम लोग सुनेंगे, कला के क्षेत्र में काफी मशहूर है। लेकिन हरेंद्र, आपको धन्यवाद। हमारा धीरम आर्ट गैलरी की तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा है। ऑब्वियसली एक ऑनलाइन है, बट हम लोग जब भी मिलेंगे हो सकता है हम लोग अगला समय में एक एग्जीबिशन करेंगे, उस समय आपको हम इसी सर्टिफिकेट्स के साथ सम्मानित करेंगे। और हरेंद्र के साथ बातचीत करने के लिए हम लोग ने विनोद जी को रिक्वेस्ट किए थे। विनोद जी ने बड़ा सुंदर तरीके से हरेंद्र से बातचीत की। कहते हैं एक स्पीकर तभी अपने आप को खुल के बाहर सामने आता है जब उनके सामने वाले उनसे उसी एंगल से बात कर पाए। मुझे पूरा विश्वास है ये बात अगर हरेंद्र के साथ मैं करता तो इतना सुंदर वो प्रोग्राम नहीं होता है। विनोद जी ने किए थे क्योंकि विनोद जी उनसे शांतिनिकेतन के बारे में उनका स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट भी रह चुके थे। तो जो भी है विनोद जी को मैं आह्वान करूंगा। विनोद जी है क्या? अच्छा, विनोद है, चलिए विनोद जी को सर्टिफिकेट बता दीजिए। विनोद जी नहीं है, हम लोग विनोद जी से जब भी मिलेंगे तो विनोद जी को हम लोग सर्टिफिकेट हैंड ओवर। हरेंद्र, थैंक यू। आज हम लोग अपना इवेंट स्टार्ट करेंगे। माइक हम लोग आशीष दा के बारे में दो चार शब्द कहने का। एक अच्छे कलाकार है, एक स्कल्पटर है। मैंने उनसे पहली बार देवघर में मिले थे, उस समय हम लोग एक साथ एक वर्कशॉप को अटेंड किए थे। और सबसे बड़ी बात है, आशीष दा एक अच्छे इंसान भी है, लेकिन उनके बारे में सारी चीज जानने के लिए हम लोग पवन को ही रिक्वेस्ट करूंगा। पवन उनको बहुत लंबे समय से उनको जानते हैं, तो मैं आगे की बात करने के लिए मैं पवन को रिक्वेस्ट करूंगा। पवन जी, प्लीज आप आशीष दा के साथ बातचीत कीजिए और आज के कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए चलिए। पवन राय। पवन, नमस्कार। अच्छा, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सारे कलाकारों से, कलाकार दोस्त से, कृपया अपना माइक ऑफ कर लीजिए। और नमस्कार, थैंक यू पवन जी। गुरु पूर्णिमा सब गुरुजनेरा प्रणाम नेबेन। जरूर, ये तो हमारा भी बोलना चाहिए। हम
सॉरी, आपका बात से मैंने एक बार रिकवरी कर ले रहे। हमारे जितने भी गुरुजी, हमारे सीनियर हरिंदा, आशीष दा और अमित दा और जितने भी गुरुजी लोग हैं जिनसे हम लोग कुछ सीखने का मौका मिलता है, सीखे, सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। और छोटे बच्चे जितने भी हमारे स्टूडेंट रहा या स्टूडेंट है, सबको मेरा आशीष जरूर है। और मैं चाहूंगा सब आगे बढ़े, अपने अपने नाम में काम में आगे बढ़े। मैं अभी गोविंद जी को रिक्वेस्ट करूंगा आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद गोविंद जी। नमस्कार। आशीष दा के बारे अभी शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे चुके शुभेंदु दा हम लोगों को। आशीष दा से मेरा परिचय बहुत लंबा समय नहीं है, 12-13 साल के पहले का परिचय है। और वो भी हमको भी याद नहीं पड़ रहा है जो कैसे परिचय हुआ। एक यहाँ पे ट्रेडिशनल गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, टेराकोटा आर्टिस्ट लोगों को कुछ इनोवेटिव आइडियाज देना, तो उसमें आशीष दा का नाम कहीं से हमको पता चला था। तो आशीष दा को रिक्वेस्ट करने पे वो आए थे। उनका घर ओरिजिनली जो घर है हमारे देवघर से करीब है, बड़ाकर में। और उसके बाद लगातार उनके घर कई बार हम गए। आशीष दा भी मेरे यहाँ आए, वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किए। और जब पिछले साल लंबे समय तक वो यूएसए में न्यू जर्सी में बेटी के घर पे थे, घूमने जाके फंस गए थे लॉकडाउन में, तो वो समय बराबर उनसे हमको व्हाट्सएप में बातचीत होते रहता था। वहां का सिचुएशन, इंडिया का सिचुएशन, झारखंड का सिचुएशन, न्यू जर्सी का सिचुएशन। तो आशीष दा भी पॉजिटिव माइंड के है, वो जो भी फीडबैक देते थे पॉजिटिव बात को ही देते थे। वो जो हमको अच्छे लगते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है, जो इज द पॉजिटिव पर्सन। और इस तरह के लोगों से सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है और इंस्पिरेशन मिलता है। आशीष दा के बारे में दूसरा बात जो है, आशीष दा फैमिली बैकग्राउंड से ही ट्रेडिशनली पाल फैमिली से आते हैं। उनके माँ के पिताजी कलकत्ता के फेमस मूर्तिकार हैं गोपेश्वर पाल, जिनके नाम पे कुमारटूली में रोड है। उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं आशीष दा। आशीष दा टेराकोटा में ज्यादा काम करते हैं, ऐसे तो स्कल्पचर सभी कुछ में काम करते हैं। फाइबर ग्लास में आशीष दा बहुत सारा काम किए हैं और बहुत बेहतरीन काम किए हैं। और एकेडमिक ट्रेनिंग उनका रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से हुआ है। अब आगे आशीष दा से ही हम पूछेंगे, उनसे जानने में हम लोगों को ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आशीष दा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जो है, आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल स्कल्पटर? आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? पहले तो हम सभी श्रोता, हमारा जो कलाकार बंधु को, हमारा गुरुजों को मैं गुरु पूर्णिमा का दिन एक प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। और अब जो बोला अभी आप क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको थोड़ा अतीत से शुरू करना पड़ेगा। अभी का तो अभी बताने के लिए थोड़ा सा अतीत में थोड़ा तो जाना ही पड़ेगा। बाकी ये सिलसिला है कि जब हम लोग को यूनिवर्सिटी से निकाल पड़ते हैं ना, वो 5 साल का जो सुंदर परिवेश से निकाल पड़ते हैं, तब हम लोग को पता चलता है कि दुनिया क्या है। हाँ, अब तो उस समय जो है, आज विशेष गुरु पूर्णिमा का दिन में ही उनका याद हमको करना चाहिए। जो मेरा गुरु उस समय हमको हाथ पकड़ के ले गया था, वो उनका नाम है श्री मानिक तालुकदार जी। तो हम उस समय भटक रहा था कि मैं क्या करूं, हमको तो नकरी, शायद हम उसका लायक नहीं हो, ये भी हो सकता है, लेकिन उसमें हम टिक नहीं पाए, चाहे कहीं सुविधा हमको नहीं हुआ। लेकिन मेरा जिद यही था कि जो हम ये शिक्षा प्राप्त हुआ, इसी से मैं अपना जीवन धारण करूंगा। तो उसी समय देखिए, गुरु उसी को माना जाता है जो वो अपना शिक्षा प्राप्ति के बाद में भी उनको सही रास्ता दिखा के ले जाता है। तो आज उनका नाम हमको लेना ही पड़ेगा। उस समय उन्हीं, जो मेरा गुरु मानिक तालुकदार जी हाथ पकड़ के एक जगह ले गया, वहाँ पर एक प्रदर्शनी का लिए
शुरुआत हो रहा था, वो जो कलकत्ता का 300 साल का पूरा हुआ था, उसी का विषय में प्रदर्शनी होने का था। तो वो पूरा टेराकोटा में ही उसको एग्जीक्यूट करने का पता था, तो उसने हमको जोड़ दिया था। तो उस समय से एक रास्ता हमको दिशा मिला है, जो पहले तो छात्र जीवन में तो हम लोग तो सभी जो विषय लेके अपना किए थे, और उसके बाद में जो कर्म के रास्ते में जाके वो हमको एक तो दिशा मिला। तो उसमें जो हम जितना किया, उसमें कॉलेज लाइफ में जो सीखा वहाँ सीखने का और तरीका मिला। वहाँ दायित्व लेके हमको काम करने पड़ा, एक दायित्व हम पर सौंपा गया था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आया हमको। उसी समय में एक एक्सपीरियंस गैदर किया। तो अचानक क्या हुआ, उस प्रदर्शनी के बाद कुछ समय कलकत्ता का रहने के बाद हम अपना जो जन्मभूमि बढ़ाकर उधर लौट के गया था। लौटने का बाद वो हमारे साथ में यही था जीद, और मेरा परिवार का भी इसी में सपोर्ट था कि जो तुम इसी को लेके जियो। तो जीने के लिए तो पैसा चाहिए भाई, तो हमारा ये काम आदमी लोग पसंद करे तब तो हमको कुछ मिलेगा। तो इसमें हमको कुछ जो रुचिशील आदमी का सपोर्ट मिला। तो जो हमारा काम हम देखा, भाई ये तुमने कैसा ऐसा होता है, हम ये घर बना रहा है, इसमें कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, तो क्यों नहीं। तो वो एक तो टेराकोटा टाइल्स म्यूरल का जो है हम शुरू किया है। शुरू करने के बाद एक के बाद एक कहीं ना कहीं हमको ये काम चलता रहा। इवन हमारा गवर्नमेंट लेवल से उधर तो कोल फील्ड एरिया है, ईस्टर्न कोल फील्ड था, भारत कुकिंग कोल माने कोल इंडिया का तरफ से हुआ, वो पावर सप्लाई वाला हुआ, कॉरपोरेशन का हुआ, कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलते चला। तो हमारा जो दिन गुजरान बोले उसी में से हमको चलने लगा, और उसी में ये कमीशन वर्क। तो हमारा अपनापन का जो भूख है हम उसी से खोज निकाला, उसी में। और उसके साथ साथ पैरेलली जो उधर तो ज़्यादा वॉल मेरा था, लेकिन छोटा छोटा जो डायमेंशनल वर्क जो ज़्यादा वो क्या बोले एक्सप्रेशन में उसमें रहता है, हमारा विषय में वो एक्सप्रेशन का जो हमारा उसमें ज़्यादा रुचि है, कुछ एक्सप्रेशन वगैरह उसमें लेके छोटा छोटा हम करते चला। अभी तक भी हम वही क्ले लेके ज़्यादा समय बिताते हैं। और ऐसे तो कमीशन वर्क के लिए फाइबर ग्लास हुआ, कुछ मेटल का हुआ, करना ही पड़ता, लेकिन मेरा मूल विषय है जो बोले आप अभी किस काम पे जुड़े हुए हैं, तो हम ये मिट्टी को लेके ही हमारा दिन का समय बीत रहा है। और आगे भी जितना दिन हमको हम बीतने पाएगा तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। थैंक यू आशीष दा, अच्छा लगा जो आप मिट्टी से ही जुड़े हुए हैं। सारे स्कल्पचर फील्ड के लोग आर्ट फॉर्म को अलग अलग दिशा में ले जाता है, पर मिट्टी से ही जुड़े रहते हैं। और तो आपके बारे में जैसे अभी हम बता रहे थे कि आप बाई हेरिडिटिकली या ट्रेडिशनली आप एक स्कल्पटर परिवार से ही आते हैं, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएंगे, जो आप कैसे इस फील्ड में आए, आप उस फैमिली से बिलोंग करते थे, आपका मातृकुल न कि पितृकुल, मातृकुल फैमिली से था, तो आप कैसे इधर आए और कैसे आर्ट कॉलेज वगैरह में आए। नॉर्मली हम देखते हैं जो मूर्तिकार लोग हैं बहुत कम है, 2-4 तो है ही उस फैमिली से निकल के, जैसे मेरे मित्र है कौशिक पाल, वो हमारा क्लास फ्रेंड है, वो भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है। पर नॉर्मली देखते हैं जो मूर्तिकार वो ट्रेडिशनली काम करते जाते हैं, उनको आर्ट कॉलेज का जरूरत नहीं महसूस होता है या नहीं जाते हैं। तो आप कैसे उसको जुड़े? बता रहे हैं आपको। देखिए ये एक सौभाग्य हम लोग का लिए है, ऐसा बहुत कलाकार है जो बहुत दूर तक तो पहुंचे हैं, लेकिन शैशव में जो अपना बचपन में उनका इस सब बारे में कुछ पता नहीं था, बाद में आस्ते आस्ते पता चलता है। लेकिन हम लोग का ये सौभाग्य है कि बचपन से ही हम लोग को कुछ इस विषय में हम लोग को देखने को मिला है कि ऐसा ऐसा कुछ बनता है। और मेरा जो नाना जी, माँ का पिता को तो नाना जी बोला जाता है ना, नाना जी जो था एक मशहूर कलाकार गोपेश्वर पाल, वो एक्चुअली उसका ओरिजिन था कृष्णनगर का।
तो कृष्णनगर से इस समय ब्रिटिश पीरियड था 1924 ऐसा कुछ, जो एक ब्रिटिश एम्पायर एग्जीबिशन में उनको चुना गया था। वो वहाँ जाके एक बहुत बड़ा चमत्कार कलाकारी किया था, बहुत ही कम समय में एक पोर्ट्रेट का ऐसा बनाया। तो उसके बाद जब उन्होंने वापस आया इंडिया में, तो तब वो वहाँ का सिक्का प्राप्त कर लिया, जो उसका जो अवार्ड एज पर अवार्ड उसका जो मिला, उनको बोला गया कि आप कॉन्टिनेंटल टूर कीजिए फलाना। तो वो ये सब नहीं लिया, बोला कि हम यहाँ कुछ सीखेंगे। तो वहाँ साल भर रह के ये जो उस समय तो उनका ब्रिटिश पीरियड में कलकत्ता में वो लोग रहते थे या कृष्णनगर में, थोड़ा बहुत उन लोग का नॉलेज था, उतना बड़ा बड़ा मूर्ति देखा ब्रोंज का, मार्बल का, लेकिन उन लोग का तो ये पता नहीं था ये सब कैसे बनता है। जब वहाँ जाके देखा तो उनका ये मन हुआ कि हम भी ये सब कुछ सीखे। तो जब कलकत्ता में वापस आया, अपना स्टूडियो बनाया, तो धीरे 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 उस समय में ये जो मूर्तिकार प्रतिमा निर्माण जो करते थे, ये लोग का ये सब जो स्कल्पचरिंग ये पता नहीं था, लेकिन वो ऐसा सब जो है वो उस समय पहले ये इंट्रोड्यूस किया। और सबसे उनका नाम इसलिए अमर रहेगा कि बेलूर मठ का जो प्रतिमा विग्रह रामकृष्ण परमहंसदेव का, उन्हीं का बनाया हुआ है। इस काम के लिए उसका जो आसन पूरा एकदम अटूट रहेगा। जितना दिन बेलूर मठ रहेगा तो जीपाल का नाम उसका साथ जुड़ा रहेगा। और उसका साथ में उनका जो नीचे का आसन बनाया हुआ, तो आपको लोग का मालूम है नंदलाल बोस का डिजाइन है वो जो, और ऊपर में जो मूर्ति है गोपेश्वर पाल का। और वो पूरा काम मार्टिन बार्न का इसमें गाइडेंस में हुआ था। जो उस समय मार्टिन बार्न का था सर आर.एन. मुखर्जी, जो लेडी रानू मुखर्जी, सर वीरेन मुखर्जी, उन लोग का फादर है सर आर.एन. मुखर्जी। तो यही सब माने वो जो हम लोग ये सब कोई इतिहास वैसे खस में लिखा हुआ नहीं है, ये हमारा जो फैमिली ट्रेडिशन में हम लोग का ये जानकारी है। फिर भी कुछ ट्रेडिशन है लिखा हुआ है, लेकिन आजकल एक प्रचार जो अपना अपना कुछ कहानी बना के आदमी बता देता है, ठीक है। फिर अभी तो वो प्रतिष्ठान है, लेकिन हम उनका साथ अभी जुड़ा हुआ नहीं है, उन लोग का पुरखों का कोई नहीं है। वो जो प्रतिष्ठान कलकत्ता में अभी है, लेकिन हम उसका साथ हम जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन वहाँ का जो सिक्खा परंपरा मेरा अंदर है। और उसके साथ जब हम इधर आए तो उस समय का एक जो जनरेशन का तो एक तो डेवलपमेंट होता ही है कि हमारा पुरखों के साथ साथ पैरेलली जो एकेडमिक के चर्चा होता है, उसका विषय में भी हमको जानकारी होना चाहिए। तो हम देखा है ये आर्ट कॉलेज का जो शिक्षा है उसमें हमारा रुचि आया। तो उस समय रविंद्र भारती जोरासा को कैंपस था, हमारा मामा के घर में से पैदल जाने पहुंच जाता है जोरासा को, और वहाँ का जो परिवेश है वो तो बताने का लायक है। तो हम वहाँ आया और एक नया जो दिगंत है, एक नया उन्मोचन हो गया मेरा पास। वैसे ही चलते चलते आप लोगों का साथ भी हम आज एक सबका साथ बैठ के बात करते हैं, और थोड़ा सा जितना भी काबिलियत वैसे ही मिल रहा है। जो हम लोग बहुत स्ट्रगल करके इस फील्ड में अपने आप को पहुंचा सके हैं या पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत आगे हैं। तो आपके उस स्ट्रगल पीरियड के बारे कुछ हम लोग को जानकारी करने का सुनने को इच्छा कर रहा है, क्योंकि आपके घर गए हैं, हम देखे हैं जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो एक अच्छे स्कल्पटर जो बहुत हैप्पी लाइफ जीता है वो उसका परवाह आप नहीं किए हैं, न करते हैं। आप कला में डूबे रहने वाले आदमी हैं। आप जो स्टार्टिंग किए जो मिट्टी से जुड़े हुए आदमी हैं, तो आपका लाइफस्टाइल में भी वो मिट्टी से जुड़ा हुआ हमको महसूस हुआ। तो अब जानना चाह रहे हैं जो आपका वो स्ट्रगल पीरियड के बारे में। अच्छा सुनिए, अब नहीं हम सभी को देखिए, ये जो सभी का जीवन में ऐसा होता है, एक घटना प्रभाव चलता है, उसका असर पड़ता है अपना लाइफ में। तो मेरा क्या बोले, जब हम इधर कॉलेज का पढ़ाई खत्म किया, जो हम अपना जीवन परवर्ती जीवन में प्रवेश किया, तो उस समय थोड़ा हम लड़खड़ा गया, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि जो हमारा नाना का घर था वो हम एक समय सोचता कि यहाँ मेरा बहुत सेफ जगह है, हमारा और कोई चिंता करने का नहीं है। लेकिन आखिर में वो एक घटना में
वहाँ हमारा साथ हम देखा कि यहाँ मेरा लिए ठीक नहीं है, तो उस समय हमको अपना खुद का रास्ता चुनने के लिए सोचने पड़ा। जब खुद का रास्ता चुनने के लिए सोचना पड़ा, तभी देखा कि दुनिया कितना कठिन है। और उस समय मैं शादी भी किए हैं और मेरा एक लड़की हुआ, तो लगातार जो है हमको संघर्ष जारी रखने पड़ा कि हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन हमारा फैमिली का सपोर्ट में कुछ में जो हम इसी काम को लेके आगे बढ़ेंगे। तो उस समय ज़्यादातर जो एक नौकरी का तलाश में तो समय कुछ गया, फिर मेरा लिए सूटेबल नहीं मिला या मैं सूटेबल नहीं था कुछ काम के लिए, लेकिन ये रास्ता हम नहीं छोड़े हैं। और एक जो है मेरा बहुत सारा दोस्त भी है, एक तो होता है कि ड्राइंग स्कूल वगैरह अपना खोलते हैं, हम वो भी नहीं किया। हम हर समय कोशिश किया कि यही काम को लेके हम जिए। तो जब हम कलकत्ता में ऐसे कुछ दिन बिताने के बाद मेरा जो पिताजी का एक घर बड़ाकर में है, हमारा अपना घर जहाँ हमको जन्म हुआ, तो हम वहाँ जब पहुँचे और वहाँ का कुछ मतलब मेरा वेल विशर था, वो लोग बोला कि तुमको हम ही लोग यहाँ रखेंगे। तो आसनसोल में और रानीगंज बड़ाकर में वहाँ का आदमी हमको बहुत माने जो रुचिशील आदमी हमको एक सपोर्ट किया। जो आप आसनसोल में है देवव्रत घोष बोल के उस समय एक सिल्वर पैलेट आर्टिस्ट ग्रुप बोल के ग्रुप फॉर्म किया था। तो यह इधर बड़ा कलकत्ता में था, स्वामी उनका नाम तापोस सरकार बोल के, उनका बैचमेट था देवव्रत घोष। हाँ, तो तापोस सरकार का घर में एक रात, उस समय हमारा अद्भुत जीवन था। हम आज सुबह यहाँ आए तो रात कहाँ बिताएंगे हमको पता नहीं था। तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट जो कुछ रांची में ही है, सेल का दीवार में है, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट का पोर्ट्रेट, वो सब बन रहा था उनका घर में। तो हम इंडियन म्यूजियम में कुछ काम कर रहा था, हमारा दोस्त मिलके, तो बोला चलो आज स्वामी तापस दा का घर में चले, हम वहाँ एक तो काम उनको असिस्ट कर रहा। तो चलो, तो जाके वहाँ पहुँचा तो रात भर वहाँ काम हुआ, बात होते रहा। तो तापस दा को हम बताया कि तापस दा हम तो कलकत्ता में हमको ठीक से हमको माने यहाँ रहने का कुछ ये हो रहा है, हमारा बड़ाकर में घर है, तो कुछ दिन जाके हम सोचते हैं वहीं चला जाए। अरे बड़ाकर का पास आसनसोल है, वहाँ मेरा दोस्त है, हम लोग पंच पांडव है, हमारा भीम वहाँ है देवव्रत घोष, तुम उनसे मिलो, तुम अपना वहाँ परिवेश जो है वहाँ ये आर्टिस्ट लोग का एक एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो हम जाते ही उनसे मिला। अरे बोले तुम कहाँ से चला आया? हम लोग सिल्वर पैलेट आर्टिस्ट ग्रुप बना रहा है, उसमें कोई एक स्कल्पटर नहीं है, सभी पेंटिंग है, बीच में कुछ फाका पड़ा रहेगा, तुम कुछ करो। हाँ दादा करेंगे। तो बस वहाँ जाके हमको एक तो सोसाइटी मिला, वो ग्रुप का साथ हम ज्वाइन किया, सोसाइटी मिला। जब हम वैसे ही मिलते मिलते हम लोग को हमारा एक परिचिति वहाँ हुआ है। अभी भी आप आसनसोल में जाकर, आसनसोल हम छोड़िए 2016 में, हाँ 2016 से हम फिर कलकत्ता आया है। एक इधर कमीशन वर्क मिला था वो गौड़िया मठ का थ्रू नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, वो काम करते करते हम इधर ठहर गया। तो मेरा बेटी भी नहीं छोड़ा, बोला पापा फिर तुम कलकत्ता में ही ठहरो, तो रह गया। लेकिन आसनसोल छोड़ के आया। तो आसनसोल में जाके अभी भी लोग हमको पूछता है, और कोई भी अब बताइएगा तो हमारा नाम के लिए ज़्यादा उनको सोचने नहीं पड़ेगा, वो बता देगा हाँ जी आशीष दा का ये बनाया हो वो बनाया हो। अब एक बात आपको बता रहा है, हम तो ज़्यादा सीरियस जो डिस्कशन में हमको ज़्यादा देर हमारा हम ये फील नहीं करता, कंफर्ट फील नहीं करता हमारा, हम थोड़ा ह्यूमरस वो है, ये एकदम सही हम खोल के बता रहा है। तो कोई जब दोस्त के अंदर में जब बात होता है तुम क्या करता है आशीष, तुम क्या कर रहा है, तो हम एकदम बंगला में पूरा ऐसे बताता है कि आमी बाबूदेर बाड़ी काज करी। अरे एक दिन आप सुनिए, वो अफ्तार गार्डन जो जगह है आसनसोल में, एक वो रईस आदमी का जगह है, बहुत सारा घर है। तो हमारा जो मैंने स्कूल लाइफ का दोस्त लोग है उसमें तो बहुत वो लोग एस्टैब्लिश्ड है, कोई डीवीसी का इंजीनियर है, तो कोई एसबीआई का मैनेजर है, ऐसा ऐसा सब कोई है। तो एक दिन एक झोला में कुछ सामान जो है हम लोग का लेके हम पैदल जा रहा, तो हमको पकड़ा है, आशीष तू कहाँ जा रहा है रे? तो हम आमी बाबू जो बाड़ी जा छिपा गए, तो मजाक मत कर। तो जब बोला तो उसी का फ्लैट में ऊपर में एक डॉक्टर का फ्लैट लिया हुआ था। तो हमको बुलाते हैं, देखिए ना, देखिए जो बुला के बताता है कि देखिए आप कुछ कीजिए, तो वहाँ हमको बहुत आनंद लगता है। अगर कोई आके बुलाता है, देखिए तो ये सब बना है, देखिए तो हम ये खोजता है, ये इसको बनाइए, तो हमको
अगर हो सकता तो होता, नहीं तो हम उधर से भाग के आता है। फिर जो हम लोग हमको भेजा था वो बोला कि भाई उसको फिर दोबारा वो नहीं आया। हमें वहाँ तो करने का कोई मौका नहीं है, तो कुछ मौका नहीं है तो वो क्या करेगा। हम बोला भाई उसका पास तो पैसा है, उसी को फेविकल लगा के चिपका देने के बोलो, और कुछ हमारा करने का लायक कुछ बचा नहीं है वो लोग। तो ऐसे ही चलता है। तो हम वही जो आप बताया, वही आसनसोल, बड़ाकर, रानीगंज इधर में हमको मतलब जो ऑक्सीजन मिल गया है जो, और अभी तो इधर में ठहरे है, छोटा मोटा काम जो जुट जाता है, नहीं तो अपना एक छोटा जगह में आप लेके चल रहा है ऐसी। अच्छा आशीष दा, अभी तो हम जानना चाह रहे थे आपसे, जो आपका कोई आज गुरु पूर्णिमा है, तो आर्ट कॉलेज के बाद भी कोई ऐसे गुरु जो आपको हाथ पकड़ के इस फील्ड में लाए, तो आप बता दिए जो मानिक तालुकदार आपको हाँ एज ए गाइड आपको ये किया। देखिए वहाँ मानिक तालुकदार जी के पहले जो हम लोग मिले थे पार्थो के लिए, अभी तो फेसबुक में जो है उनका काम देख के सब कोई आनंद ले रहा है। जब हम लोग गया था ना यूनिवर्सिटी में, उनका घर में जाके जो पता चला ये दुनिया कैसा है भाई, ये तो कैसा उनका जो मैं उनके घर गया हूँ, सोफा में झाड़ू रखा हुआ है, टेबल पे गमला रखा हुआ है। उत्साह देता है, हर समय उत्साह देता है, जो वो बताने का लायक है। जो मैंने कंपोजिशन क्या होता है वो उनसे प्राप्त किया। हाँ, एक कुछ भी चीज का जो उसका एक मायने रखता है, उसको ठीक ढंग से उसका प्रेजेंट करने से, ये सब शिक्षा उनसे प्राप्त हुआ। अभी भी मतलब जो उनका जो इनकरेजिंग जो होता है उसके वो अलग सा एक है। तो यूनिवर्सिटी और शुरू में तो जो हम लोग का हाथ में मिट्टी दिया था, पकड़ के दिया था, वो तो मेरा जो नाना का घर में नाना का जो छात्र था या मेरा मामा, ये सब तो हम लोग का तो शुरुआत करवा दिया था। ऐसे ही चल रहा है सबको। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक। जो आपके नजर में आप दोनों फील्ड को बिलोंग किए हैं, एक जो आइडल मेकर जिसको हम लोग कहते हैं आइडल मेकर, मैंने मूर्तिकार, हिंदी में तो दोनों को ही मूर्तिकार कहा जाता है, स्कल्पटर को भी मूर्तिकार कहा जाता है, और जो कुमार चुल्ली में मूर्ति बनाते हैं उनको भी। एक्सक्यूज मी, हम लोग पहले आशीष का काम देखना चाह रहे थे। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कशन में जा सकते हैं। ठीक है। हाँ आशीष, आप अपने काम को थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। ऐसे स्कल्पटर अपने काम को डिफाइन नहीं करते हैं। अच्छा, फिर हम लेमैन के लिए कीजिए। नहीं ऐसा बात नहीं, या तो हमको भी अच्छा लगेगा सबका साथ शेयर करने के लिए। अच्छा, ये हो अब हम इधर में ही आके बनाया, इसका ज्यादा तो बड़ा नहीं है, कम से कम 16 इंचेस होगा, और ये तो चारों तरफ से ही दिखने का है, लेकिन अभी तो फोटोग्राफ्स में एक ही तरफ से दिख रहा है। ये जो होप का मतलब आखिर में ये कुछ बहुत सारा जो हेड्स का एक गैदरिंग है, उसमें हाथ है, तो इस ढंग का हम आगे भी ऐसा कुछ काम किया। तो सब कुछ छोड़ के जो होप का लिए अपना हाथ को बढ़ाने पड़ता है, कुछ ना कुछ मिलता ही है, तो उसी का एक सिंबॉलिक पकड़ा जाएगा। ये टेराकोटा का बनाया हुआ है, ये हाल का ही काम है। बहुत ऐसे ही हमारा विचार है कि आशा का एक हाथ बढ़ा रहा है। अभी ये तो फिलहाल हम लोग सोचते हैं कि ये महामारी चला जाए, और ये हम बिलीव करता है कि ऐसा नहीं रहेगा। ये जो हम लोग का जो घेर लिया है, ये फिर इसका छुटकारा हम लोग को मिलेगा, यही हम लोग सोचते हैं। ऑलवेज वी बिलीव इन होप। अच्छा, ये वॉरियर योद्धा मतलब हमारा मन में कुछ दिन से हम कुछ अभिव्यक्ति का थोड़ा हमारा अंदर में ये करता है, कुछ जो मिट्टी में कुछ अभिव्यक्ति थोड़ा सा आते तो हम उसी को प्रोजेक्ट करते हैं। तो कुछ दिन से ऐसे ही हम मन में एक कठिन परिस्थिति में जो उसको रोकने के लिए जो फीलिंग्स हम लोग में आता है, तो वैसे ही मिट्टी हम लेके सोचते रहे कि नहीं ऐसा, इसको हमको रोकने पड़ेगा। तो उसी का एक जो क्या इम्प्रेशन इसमें आया होगा, हाँ करते गया, लेकिन वो मिट्टी लेके हम योद्धा है, उसको तो हमको लड़ना ही पड़ेगा। तो उसी का जो है थोड़ा वो प्रकाश है ये।
तो हाँ, ये हमारा एक मेरे प्यारा काम है। जो पंछी का जो घोंसले होता है, जो बोला जाता है घोंसले बोलता है ना, जो पंछी का जो घोंसला में हम देखा कि 2-3 पंछियां हैं, वो लोग में ये सब हो रहा है। तो हम सोचता है तो ये तो भाई घोंसला का जो इफेक्ट है तो हमारा मानव में तो होता है, तो कैसा लगेगा। तो वही सोच के हम तो एक इकट्ठा 3-4 को इकट्ठा किया, तो उसका बहुत सारा एक्सप्रेशन भी पहले चेंज किया, तो आखिर में इसी जगह में हम रुके हैं। तो वो हमको था, इसलिए यार ये कॉमन एक वर्ड भी है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, वैसे ही हम इसका नामकरण भी किए हैं। लेकिन आइडिया हमको वहीं से हम तो मानव जो शिशु है वो अकेले उसी के ज्यादा पर देखते हैं, इस उम्र में उतना एक साथ नहीं मिलता है। तो वो देख के हम सोचा है कि जो अदर्स जो एनिमल्स है वो लोग एक साथ 3-4 को रहता है, तो वही सोच के हम इसी को रूप दिया है। नेक्स्ट, अच्छा ये अशोक ये कलिंग युद्ध का बाद अशोक, तो उसका बाद ना उनका सेंस जो आया जो शांति का, पहले तो वो योद्धा था, युद्ध किया। हाँ अशोक, आप सुनाई दे रहा है आपको पवन जी? जी 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 जी। हाँ, ये अशोक है, ये हम नहीं लिखा, सिर्फ अशोक ही लिखा। आफ्टर कलिंग वार उनका जो रूप, तो ये चीज जो है इस टेराकोटा होने के बावजूद भी हम इसमें पेंट किया है। आखिर में मौका मिलेगा तो इसको हम ब्रॉन्ज में ट्रांसफर करेंगे, ऐसे भी सोचे हैं। तो देखिएगा इसमें तो बहुत सारा जो अपना तस्वीर में कुछ धारी निकाला हुआ है, एक स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा भावना में है। अशोक आफ्टर कलिंग वार, जब युद्ध खत्म हुआ तो वो जो शांति के लिए सोचा, इतना जो हिंसा देखने का बाद जो उसमें एक्सप्रेशन था, उसी का आधार में ये है अशोक। नेक्स्ट, ओ मादर, देखिए मादर, ये हम मादर एंड चाइल्ड नहीं बताया। हाँ, ये हम बहुत सारा ऐसे इस विषय में काम किया, लेकिन उसका मादर एंड चाइल्ड बोलता है, ये काम है खाली, इसको चाइल्ड का जिक्र हम नहीं किया। मादर जरा देखिएगा तो उसमें को पता चलेगा, माँ का जो आलिंगन है, माँ का जो एक्सप्रेशन है, उसी में हम इसमें ज्यादा से ध्यान दिया है। ये तो एक यूनिवर्सल एक सब्जेक्ट है, सभी कलाकार को कभी ना कभी ये प्रभावित करते हैं। हम भी प्रभावित हुआ है माँ का रूप में, उसी ऐसा ही ये है। बहुत मजेदार। ठीक है, आगे बताइए। अच्छा, आशीष दास, किसी हमारे जो साथ में है, अभी 42 देख रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, आर्टिस्ट ही कहेंगे, जो इस वर्चुअल मीटिंग में हम लोग शामिल हुए हैं। तो किसी को कुछ पूछना है, किन्हीं को कुछ जानना है तो जान सकते हैं। जी, मुझे पूछना था। मैं मोनिका। मोनिका जी नमस्कार। नमस्ते आशीष दा, आपका सब काम देख के बहुत प्रेरणा मिल रही है आपसे, और बहुत कुछ सीखने की आशा रखते हैं आगे भी। और बस यही पूछना चाहूंगी कि इतने साल की जर्नी में आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कहीं आप हारे हो या थके हो, या फिर वापस से लड़ने की वो एक जुस्तजू, जैसे अभी हम नए कलाकार अभी हैं, स्ट्रगल करके आगे जा रहे हैं। तो मैं वही पूछना चाहूंगी आपसे कि कभी आपको ऐसा हार नहीं महसूस हुई कि अब बस अब आगे क्या करना है, या थम जाना है, आगे कैसे जाना है? हाँ मोनिका जी, आपका प्रश्न तो बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, कोई भी जर्नी एकदम स्मूथ नहीं होता है, तो ये तो लाइफ का एक जर्नी है, तो कभी कभी तो रुकावट आती ही है। उस समय कई चीज का जरूरत पड़ता है, जो फैमिली सपोर्ट बोले और अपना धैर्य जो रखने पड़ता है। तो और देखिए, आप एक बात पर कोई कुछ रुका हुआ नहीं रहता, कुछ देर के लिए धीरे होता है लेकिन रुकता नहीं है, अपने आप रास्ता ठीक निकाल आता है। तो मेरे को ज्यादा दिन के लिए हमको ये कोई विमर्श करके अभी तक तो ऐसा हमारा लिए नहीं हम महसूस किया है। एक बात ये सोचिएगा, जब कोई रुकावट आएगा उसके बाद जो खुलता है तो और खुल जाता है,
हाँ, तो ये उसका भी एक पॉजिटिव पार्ट है। आपका जो बीच में रुकावट आया, कुछ स्ट्रगल आया, कुछ नेगेटिविटी आया, वो भी एक उसी को पॉजिटिव ये में आपको ट्रांसफर करना चाहिए। तो आप आगे बढ़िएगा, एकदम बेफिक्र बढ़िएगा। हाँ, वो सब आपको रोक नहीं पाएगा, लेकिन अपना रास्ता से नहीं हटना चाहिए कि आपका जो ये है, ये इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ, इसका लिए फैमिली सपोर्ट एक बहुत सारा मायने रखता है। और सब समय क्योंकि हम लोग अकेले नहीं जीते हैं, सबको लेके जीते हैं, और जिस लोग को लेके जी रहे हैं वो लोग मेरा साथ है, तो हमारा क्या, कौन हमको रोकिएगा। ठीक है, शायद हम आपका प्रश्न सही जवाब था। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो, बोलिए। आशीष दा। हाँ, अरे कौशिक बाबू, कैसे हो? ठीक, एकदम ठीक। आपको तो देख के एकदम बहुत आनंद प्राप्त हुआ। बोलिए। अभी चर्चा कर रहे थे कौशिक का। अरे म्यूजियम कब कम करते हो म्यूजियम से? म्यूजियम मतलब हम तो जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम में 87 में हम ट्रेनी था। उस समय माधव भट्टाचार्य, गुरु पूर्णिमा का दिन उनका भी नाम याद लिया, उनसे भी कुछ सीखा। एक साल वहां पर माधव का अभी नहीं है। माधव तो चला गया। माधव का बाग बाजार में हम, उनका घर का पास था। बाग बाजार में घर का पास हम थे। अब माधव का बहुत ही एकदम इतना हंसमुख आदमी थे, क्या बोलेगा। तो वही 87 में बेड़ा साइंस म्यूजियम, उस समय ये सॉल्ट लेक में नहीं था, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, तब उसका काम चल रहा था। ओके, उस समय था। सुनिए आप, আমি একটু বাংলাতেই বলি, আর ভালো লাগছে না। আমি বলছি, তোমার মনে আছে স্টুডিওতে তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল জিপালের স্টুডিওতে? তাই দেখো, সত্যি এখন তাহলে রিমাইন্ড করতে হবে আমাকে যে ঠিক পাবো তোমাকে, কিন্তু আমি আমার হৃদয়টা ভরে যাচ্ছে আজকে। কাকে আমি শুভেন্দুকে বলবো, পবনকে বলবো যে কোথায় নিয়ে এলে ভাই আনন্দের হাটে আমাকে। হিন্দি সমাজ পারেন। আজ সকালেই শুভেন্দুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে যে বহুদিন বাদে তোমাদের সঙ্গে একসঙ্গে আমার দেখা হবে। এটা একটা বিরাট প্রাপ্তি আমার কাছে, বিরাট প্রাপ্তি। আর শিল্পের কথা যদি বলতেই হয়, তাহলে তো যুগের সঙ্গে আমাদের যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে বা চলছে, হ্যাঁ, এটাকে মেনে নিয়ে আসলে সেই ধ্রুপদী সঙ্গীতের যে রেওয়াজ, সেই রেওয়াজটা তো আমরা ভুলে যাচ্ছি। আমরা তো এখন ইন্টারনেট পেয়ে গেছি, হাতে কপি করতে প্রস্তুত। আমি আজকের এই সভাতে একটা কথা বলেই আমি শেষ করব। আসলে আমরা কপি করতে করতে এমন হয়ে গেছি, আমরা অন্যের কাছে आशीष ही बोल रहे हैं। आशीष, सॉरी, कौशिक। यहाँ हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहा है, 3-4 मैसेज आ चुका है, ये प्लीज इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश। तो सॉरी, आप लोग जैसा बोलिए ना, फुटा हिंदी बोलिए, पर हिंदी या इंग्लिश में बोलिए। पवन जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, उनका बात को थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए। ठीक है। हम एक्चुअली उनका सही में प्रॉब्लम हो रहा, और हम कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा हिंदी बोलता है, लेकिन ये होता है तो उनका मुंह से सुनेंगे। एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहे, कौशिक पाल को देख के मुझे बड़ा खुशी हुआ, क्योंकि एक स्कल्पचर को हम लोग के बीच में है, इस हिसाब से मेरा अपना हाथ जो है बड़ा मजबूत हो गया, और हम लोग कुछ सीरियस डिस्कशन के मूड में हैं आज। और उसीलिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं आपको। जो लोग जो कॉपी करते हैं हर दिन से, वो कॉपी भूल जाओ प्लीज। आपको देखो, खुद को देखो जो आप कैसे हो। जिस दिन वो देखना भूल गया, तो आपको जो पावर है ना आपको साथ, वो पावर टूट जाएगा। जिस दिन आपको देखा, उस दिन सारे पावर मिल जाएगा। कॉपी करना बंद करो। ये बोलना चाहता है जो हर आर्टिस्ट, हर यंग आर्टिस्ट, जो जिस दिन ये उन लोगों का, उन आर्टिस्ट को, क्रिएटिव कल्चर को जो कॉपी करते हैं ना, इसीलिए कहा जो आप लोग खुद को काम से ध्यान दो। इसी
जिस दिन उन लोगों को जो कॉपी करते हैं ना, तो आपको जो खुद को जो पावर है, आपको उनका जो क्या बोलता है, जो मैंने पेनिट्रेट हिमसेल्फ होना चाहिए। सही बात। नहीं हुआ तो कोई शिल्प हो, स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो, कोई आर्ट को समझ कर कोई काम में नहीं लग जाता है, वो तो गंदा काम हो जाता है। इसीलिए कहा हर यंग आर्टिस्ट प्लीज आप खुद को देखो, जगत को देखो, आपको सोसाइटी को देखो। एक छोटा सा वायरस का इतना पावर है यार, आपको लिए कुछ नहीं है। ये बात कहना चाहती हूँ। ठीक है आशीष साहब, लगता है कौशिक पॉल का बात सबको समझ में आ गया होगा। वो बार बार रिपीट कर रहे थे। जो आप अपने सोच को बनाओ, अपने नजरिया को बनाओ, न कि किसी दूसरे कलाकार के नजरिया से बनाओ। अपने नजरिया से बनाओ, अपने तरीका से बनाओ, अपने मीडियम से बनाओ, तभी तुम सक्सेसफुल आर्टिस्ट या पेंटर या स्कल्पटर या आर्किटेक्ट बन सकते हो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा मन में तब से सुगबुगाहट कर रहा था। यहाँ दोनों कलाकार एक ही जगह से आए हैं और वो हम नहीं चाहते हैं जो वो क्वेश्चन छूट जाए। आशीष दा, आपके नजर से, आप दोनों पहले ये क्वेश्चन को शुरू किए थे, जो आपके नजर से दोनों में अंतर क्या लगता है? एक मूर्तिकार, जो मूर्तिकार माने आइडल मेकर, जो हम लोग आइडल मेकर माने हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग, दुर्गा मूर्ति, काली मूर्ति, सरस्वती मूर्ति, लक्ष्मी मूर्ति, उसमें बहुत क्रिएटिव काम भी देखते हैं। जैसे रमेश पाल का काम या गोपेश्वर पाल का काम या आज के डेट में सनातन जिंदा का काम, ये सब। तो ये आइडल मेकर और स्कल्पटर में अंतर आपको क्या लगता है? देखिए, ये मुझे जानना है। धारा तो अलग सा होता है। धारा एक देखिए, जो ये स्कल्पचर जो बनते हैं, ये एक परमानेंट समय के लिए हो रहा है। इसका एक कंपोजिशन बेस्ड होता है। इसको हम चारों दिशा से देखते हैं, ये ओपन एयर हम रख सकते हैं। और ये प्रतिमा शिल्प एक परंपरा आया है, जो हमारा एक रिलीजियस पर्पस कुछ समय के लिए बनाया जाता है। तो अब दिन पर दिन उसका डेवलपमेंट होता जा, आगे का दिन में जो ये स्कल्पटर लोग का काम उतना उभर के नहीं आते थे, तो इसके लिए अंतर करने का लिए उतना मौका नहीं था। अभी जब ये डेवलप्ड होगा, जब ये एक स्कल्पटर का अलग से स्कल्पचर का जगह सब कोई दिख रहा है, तब इसका एक अलग सा धारा हम लोग को दिख रहा है। जैसे कितना सारा देखिए, ये जो म्यूरल में भी कितना सारा धारा है। एक सिरामिक म्यूरल होता है, तो एक टेराकोटा म्यूरल होता है, तो कुछ क्या बोले उसको, पेंटिंग में जो होता है, जो फ्रेस्को होता है। तो वैसे ही हम इस पे अलग से धारा पकड़ के हम चल सकते हैं। तो इसका साथ विरोध कुछ नहीं है। ऐसा बात ये नहीं है कि विशुद्ध हो, एक भास्कर्य का रूप में हम इसको दर्ज दिया जाए। नहीं, जरूरत क्या है भाई, इसका एक अलग सा जगह है, इसका टेक्निक अलग है, इसका स्किल अलग है, इसका कंपोजिशन अलग है, ये एक अलग सा धारा है। इतना मतलब इसका साथ दोनों एक साथ मिलाना हम लोग के लिए नहीं ठीक होगा। जैसे देखिए, नाटक जो होता है, यात्रा अलग होता है, नाटक अलग है। हाँ, अपना अपना आप आशीष दा एक्चुअली स्कल्पचर फ्रॉम द स्कल्पटिंग वर्ड, स्कल्पचर वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द स्कल्पटिंग, स्कल्पचर। बट मॉडलिंग, उसके लिए मॉड्यूलेशन, जो मटेरियल से मॉडलिंग हुआ वो मॉड्यूलेशन हो जाए। इसीलिए कहा जे स्कल्पटिंग एक मेथड, मॉडलिंग एक मेथड, दोनों का जो लक्ष्य एक ही होता है, एक ही होता है। वो फीलिंग्स, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स है। सुनिए, जीपाल जिस दिन वो इंग्लैंड में वो जो गैलरी से जो काम किया है, ग्लास ग्लोब अंडर ग्लास ग्लोब अंदर जो काम करते हैं, वो तो मैजिकल काम। 10 मिनट्स 15 मिनट्स 5 मिनट्स
है, इसी टाइम से एक एक फिगर बनाते हैं उस दिन। लास्टली सुनिए, हमारा गर्व है, हमारा भारतवासी का एक गर्व है। एक इंग्लैंड वासी उसका कहा जे आप सब मोटिवेशन तो बनाया, एक मोटिवेशन बनाओ जो वो हॉर्स ड्रिंक किया, ड्रिंक होने के बाद वो समुद्र पार में रुक गया, वो उसका एक स्कल्पचर बनाओ। जीपाल उस टाइम से ओनली 15 मिनट से वो स्कल्पचर बना दिया। वो इतना स्ट्रोक है उसका पास, इतना स्पीड है उसका, जो जिस दिन सारा इंग्लैंड वासी क्लब किया एक उनका तो लाइटिंग स्कल्पचर बोल के तो उनको उपाधि दिया गया। लंदन डेली टेलीग्राफ जो कागज का पेपर कटिंग अभी तक उनका पास है, आज हम लेके नहीं बैठे हैं। हमारा देश पत्रिका में माननीय श्री कमल सरकार जी 2 पार्ट में उनका परिचय किया हुआ था, पूरा कृष्णनगर का आर्ट का बारे में। और जीपाल का एक जो भातस्पुत्र थे मणिपाल नाम के, वो दोनों लेके रूप दक्ष दुई रूपोकार इस विषय में लेके देश पत्रिका में पूरा इस विषय का चर्चा किए हैं। और हम एक अति अभाजन है वहां पर जो नीचे जो ये किया हुआ है, माने कृतज्ञता में हमारा नाम भी वहां आ गया, तो हम अवाक हो जाता है उस समय में। आशीषा और एक बात है, ये प्रेजेंट टाइम में जो स्कल्पटर जो आर्टिस्ट का वो लाइव वीडियो है, और उसका जो क्या कहता है उसको, ये उसे होल लाइव का फिल्म बनाता है। हाँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्री बनाता है। जीपाल जिस टाइम था, एनसीपाल जिस टाइम था, उस टाइम से डॉक्यूमेंट्री नहीं है, नहीं था उसका। लेकिन आज का बहुत आर्टिस्ट है, जो आर्टिस्ट वो माने हमारा जो माने गॉड एंड गॉडेस बनाता है, जो आर्टिस्ट उससे इंस्पायर होता है, हमको सबसे खराब इससे देवी प्रसाद आय चौधरी वन ऑफ द, सुनील पाल वन ऑफ द, जो आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट होल लाइफ इंस्पायर्ड है, जो वो मैंने पोटुआ शिल्प के लिए। तो इस टाइम प्रेजेंट टाइम वो पोटुआ शिल्प का कोई हिस्ट्री नहीं है। सबसे खराब यही लगता, अपना मनगढ़ंत कहानी बना देता है। हाँ, सुनिए, तो मैं वो चाहते हैं आप आशीष दा तुम आओ, उन्नव आओ, सब लोग आओ, मैं बनाऊंगा वो जो ओरिजिन है, हमारा बंगाल का ओरिजिन है। बंगाल का जो मूर्तिकार है ना, वो मूर्तिकार बहुत अच्छा आर्टिस्ट को इंस्पायर्ड है, इंस्पिरेशन है। उसी का कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, उसे कोई लाइव लेता नहीं है। ये तो ठीक नहीं। ये हम लोग का, आप बहुत अच्छा बात बताया, ये हम लोग का एक ड्यूटी भी होता है, एक कर्तव्य भी होता है, जो आगे का इतिहास को उसको ठीक से समझ के रख के जाना। वो मेरा ड्रीम है आशीष दा, वो मेरा ड्रीम है। तो हमको अगर तुम्हारा साथ जोड़ के मौका मिलेगा तो जरूर तुमको सहायता हम करेंगे। हमारा जितना क्षमता है, हमारा जितना नॉलेज है, हम पूरा आपको सौंपेंगे इस काम के लिए। मैं म्यूजियम रहते रहते वो इंडियन स्कल्पचर देखने के बाद वो मेरा अंदर से एक दुख होता है, जब बंगाल का जो आर्टिस्ट मिट्टी लिए होल लाइफ फेंक देता है, उसका कोई नहीं सम्मान मिला, नहीं मानी मिला। लेकिन वो अच्छा आर्टिस्ट का इंस्पिरेशन है, उसी का कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है हमको पास। ये कैसा चलेगा, कैसा मिलेगा कमिंग जनरेशन का, कैसा मिलेगा ये आदर्श? म्यूजियम में, जो इंडियन म्यूजियम में प्रिमिटिव जो ये वो जदुनाथ पाल का बनाया हुआ है कृष्णनगर का, ठीक से अगर हम लोग चर्चा करें तो वो सब निकाल के आएगा। इंडियन म्यूजियम में उसका काम किया हुआ है। इसीलिए कहता है आशीष दा, ये हमारा शेष बात है, इसीलिए कहता है जो यंग जनरेशन का एक आवेदन है, पहली आपको जीवन का लक्ष्य का निर्धारित करो, और
जो आर्टिस्ट, जो महात्मा ये धरित्री में अच्छा काम किया, उसका पास आपको शब्द है, उसका शब्द सारे सब मिलेगा। ये बंगाल है, भारत है, इस ये आदर्शों का पहली आदर्श होना चाहिए। ये हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था का गलत है। ये परंपरा रक्षा करने ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा जो शिल्प कलाकार जो विश्वव्यापी जो प्रशंसा पाता है ना, एक दिन आ जाता है कि ये प्रशंसा टूट जाएगा। ठीक यही कहा आशीष दा। सॉरी टू इंटरप्ट। पवन, मेरा एक सवाल था कि हम लोग स्कल्पचर का नाम पर बहुत सारे क्राफ्ट में को भी डिफाइन करना शुरू करते हैं। तो पवन दा, आशीष दा से मेरा एक सवाल था कि स्कल्पचर बोलने से एग्जैक्टली हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे कि हमने एक इंडियन टेम्पल्स में हम लोग जो ये मूर्ति देखते हैं, इज इट स्कल्पचर और वो क्राफ्ट है? देखिए, थोड़ा सा पहले एक बात हुआ कि एक एक धारा अलग अलग है, सब धारा अलग अलग है तो एक ही। आप जो छोड़ दीजिए स्कल्पचर और पेंटिंग सब फोटो सब एक बड़ा जगह में ले आई, तो आपको शायद वो श्लोक मालूम है बादशाहन का, जो है षडंगों का, रूप भेद प्रमाणानि भाव सादृश्य लावण्य जजनमी चित्र सरंग। जो इसका जो इस सॉल्यूशन का जहां हमको मिल रहा है, तो ये कला हुआ। अब उस कला को छेड़छाड़ करिएगा तो अलग अलग दिशा आपको निकालेगा। हाँ, जो मंदिर गात्र में है उनका जो ताल, उसका रूप, वो हम लोग का पूरा भारतीय शास्त्रों का पूरा उसमें भरा हुआ है। उसको तो हम अगर उसको ना देखें तो क्या देखें भाई हम। हाँ, जो हम अजंता में जाते हैं तो हम सच में जो बाकरुद्ध स्पेल बाउंड जो चीज तो है, हम सच में हो गया था, ये हम क्या देख रहा है। तो यही सबसे हम लोग को शिक्षा प्राप्त हुआ। अब इस सब को एनालिसिस करने के लिए ये 1 घंटा भर का प्रोग्राम हम लोग का नहीं है, ये बहुत लंबे समय का है। हेलो, वो क्रिएटिव आर्ट कोई उनका नाम नहीं दिख रहा है, वो बार बार कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे थे आपसे। हाँ जरूर। हेलो, हेलो, बोलिए सर। बोलिए। हाँ सर जी, नमस्ते। आपने जो अभी जो सरंगा ऑफ 6 लिम्ब के बारे में जो आपने जो अभी जो कहा कि रूप भेद प्रमाणी भाव लावण्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्रम षडंगम। आपने जो कहा, अगर काइंडली अगर आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिपिक्टेड करते कि वो उस समय जो बना था समाधि पाभंगा, अभंगा, त्रिभंगा, अतिभंगा, इसके बारे में अगर आप डिस्कस अगर थोड़ा सा कर देते और थोड़ा सा अगर बताते कि नर मूर्ति, असुर मूर्ति, क्रूर मूर्ति, बाल मूर्ति, इस सब के बारे में थोड़ा सा भी अगर डिस्कशन करते तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा संतोष थोड़ा सा मिलेगा। देखिए, ये क्षेत्र सॉरी विकास जी हम थोड़ा सा टोक रहे हैं। सॉरी विकास जी, यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ रहा है, जो टाइम इज लेफ्ट 2 मिनट्स 3 मिनट्स। तो ये जो सब्जेक्ट आप बोले, ये बहुत लंबा समय डिस्कशन का सब्जेक्ट है। हम लोग कोशिश करेंगे जो इसको लेके एक लंबा समय तक का डिस्कशन किया जाए। पवन, एज पर डेकोरम मुझे 2 मिनट आप टाइम दीजिए। बिल्कुल। मैं एक्चुअली आज सबको थैंक्स दे देता हूं और उसका बाद ये प्रोग्राम को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हम लोग का टाइम के बारे में पता नहीं है। क्योंकि 10 बजे तक इसको खत्म होने का शेड्यूल है, आगे भी चल सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आशीष दा को जरूर थैंक्स दूंगा, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय हम लोग के साथ स्पेयर किया और काफी अच्छा एक डिस्कशन खुल के आया है। पवन जी है और हमारे साथ आज जितने भी सीनियर कलाकार हैं, हमारे गुरु जी है, सबको मेरा प्रणाम। खासतौर पर मैं 2-4 नाम ही कर सकता हूँ। हमारे साथ है अमित दा है, अमित चक्रवर्ती कलकत्ता से, हरिन ठाकुर है और बहुत सारे ऐसे सीनियर कलाकार हैं। मैं उनको तो सारे को नाम नहीं, कौशिक पाल जरूर, मैं उनको तो मैं एज ए फ्रेंड ही बोल सकता हूँ, क्योंकि हम लोग एक साथ भाई उम्र में तय किया है। हाँ, ये बात है, शिक्षा में वो बहुत ही आगे है हमसे। मैं उनसे काफी प्रभावित हूँ, जरूर तुमसे भी प्रभावित हो पवन जी। और मैं थैंक्स तुमको इसलिए देना चाहता हूँ बार बार,
क्योंकि हर इवेंट में तुम्हारा एक अच्छा रोल रहता है। और इसी तरह मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूं कि हमारे साथ बराबर रहे और ये प्रोग्राम को आगे लेके चले। और इसका जो फीडबैक आता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब काफी मैसेज पढ़ रहे थे, सबका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। हम लोग भी कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम को आगे ले जाने। और लास्ट बट लिस्ट, मैं सबसे पहले धन्यवाद तो ऑनलाइन आर्ट गैलरी धीराम को देंगे, जो अक्षय जी जिसका टीम लीड करते हैं और प्रोप्राइटर भी है, और बेसिकली उनका इंस्पिरेशन से ये सब चीज होता है और काफी सीरियस है। आज तक मैं कोई कला का क्षेत्र में ऐसी कोई सीरियस पर्सन को देखा नहीं है जिन्होंने इस तरह का सीरियस है। उसका एकदम शेड्यूल बना हुआ है। बुधवार को पूछते हैं दादा आज किसको हम लोग लेके आ रहे हैं, फिर उनका साथ मीटिंग करना, उनका साथ वर्कशॉप करना, ये कोई छोटे मोटे बात नहीं है। हम कलाकार आपसे बड़ा रिच है और काफी प्रभावित है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप हम लोग को दिशा दिखाते रहें इस तरह का, तो हम लोग बहुत आगे तक जा पाएंगे। सबको मेरे तरफ से एक बार धन्यवाद। और आज का प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू कर चलते रहेगा जब तक हमारा समय मिले। पवन जी प्लीज। पवन जी। हाँ, तो पवन जी प्लीज। एक्चुअली हमको भी थोड़ा सा टाइम का आज प्रॉब्लम है, तो हम 10-10 में हमको भी छोड़ना पड़ेगा। 10 तक हम लोग सब 9 मिनट हमारे पास है। तो वो क्रिएटिव आर्ट के कोई कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे थे, है क्या आप? हेलो। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, क्रिएटिव आर्ट अफेयर से मैं संजय मौर्य मुंबई से हूँ। मैं एक पेंटर हूँ। और सबसे पहले तो मैं अग्रवाल जी डिजम्स का तो शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही उन्होंने उम्दा प्रोग्राम आयोजित किया। फिर पवन जी आपने बहुत अच्छी होस्टिंग की है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। पवन जी का एक सवाल था कि आइडल मेकिंग और स्कल्पचर में फर्क। तो मुझे यहाँ पे एक चीज लगा कि मैं बताऊं, शायद सभी लोगों ने बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बातें की, अपने अपने विचार रखे, लेकिन शायद एक डेफिनेशन वाला क्लियरिफिकेशन नहीं था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आइडल मेकिंग एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लाइन का काम हो सकता है, जो मोल्ड से आइडल, जैसे आपने हिंदू धर्म के हिंदू फेस्टिवल्स के देवी देवता दुर्गा या और कोई भी बात की, तो वो उसमें कला नहीं, वो सेट वर्क है, बराबर है। हम लोग मोल्ड से आइडल बना सकते हैं। वे स्कल्पचर जो है, जैसे कि सॉरी मैं सर का नाम भूल रहा हूँ, आशीष नहीं, दूसरे सर जो कौशिक जी ने जो कला डिफाइन की कि कला इज नॉट इमिटेशन बट एक्सप्रेशन, बराबर है, कि कॉपी करना कला नहीं है, अपने आप को व्यक्त करना, अपने भावों को पेपर पे या किसी भी माध्यम में उड़ेलना कला है। तो जो स्कल्प्टर होता है, कलाकार होता है, और जैसा आशीष जी ने के काम हमने देखे, तो उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस उसमें उड़ेले हैं। वो कोई मोल्ड का काम नहीं था, कोई डाई का काम नहीं था, सेट वर्क नहीं था, या जिसकी मल्टीपल कॉपीज नहीं हो सकती हैं। उन्होंने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की वो एक ही पीस है, उनके द्वारा भी बनाया गया और दुनिया में बनने वाला एक ही इकलौता पीस रहेगा, जिसको कि एक आदर का स्थान प्राप्त होगा, बराबर है। तो ये चीज थी। और आशीष जी की जर्नी जो है कला की बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है। काफी उनका डिवोशन और डेडिकेशन रहा है कला में। ये हमारे लिए एक बहुत ही मतलब एक सीख की चीज है कि हमें सफल होना है, कला में कुछ करना है तो ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसमें लगातार निरंतर अथक प्रयत्न हम करते रहें। वर्षों की साधना के बाद में आप कहीं कला तपस्वी कहला सकते हैं या कोई कला के किसी शिखर को पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा सुनने में। और हमें यदि किसी तरह से कभी सौभाग्य प्राप्त हो कि आशीष दा को काम करते हुए देखना, तो वो हमारे लिए बहुत एक लर्निंग प्रोसेस हो सकता है ना, कि एक कलाकार अपनी कला को कैसे रूप दे रहा है और उसमें कैसे तल्लीनता से उसमें घुस जा रहा है नो। ये बातों से एक बहुत ऊपर की चीज हो सकती है। बहुत अच्छा बात लगा आपका। हम लोग आशा करेंगे ये जो पूरे दुनिया में मुसीबत मंडरा रहा है ये छट जाए, तो हम लोग
अक्षय जी के सौजन्य से जमशेदपुर में इकट्ठा होके आप भी आए, मैं भी पहुंची, आशीष भी पहुंचे और हम लोग वहां पे काम करें। एक आनंद का हाट बैठे। नहीं जब तक पवन मैं भी तुम्हारा साथ हूँ और जरूर हम लोग इनको एक चल रहा है करके ही छोड़ूंगा। बहुत जल्दी सर इसको पूरा करेंगे। अच्छा पवन बिना तो चल रहा है तो ये सब काम नहीं हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है। एक कोई कुछ बोल रहा है क्या? और किसी को कुछ बोलना है? आशीष दा, हाँ आपसे एक छोटा सा सवाल था। बोलिए। हम बेसिकली जंक मटेरियल में काम करते हैं। अच्छा हाँ। मैं एज ए अपने आप को स्कल्पटर के तौर पर अपने आप को एक्सपोज करते हैं या को परिचय देते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये जो जंक मटेरियल का काम होता है ये क्या स्कल्पचर है? अच्छा पहले बताइए। बोलिए पूरा कीजिए। नहीं मैंने जो स्कल्पचर में बात करता हूँ, मैं अपने आप को स्कल्पचर के तौर पर प्लेस करता हूँ जंक मटेरियल में काम करके। तो सबसे पहले मेरा सवाल उठता है कि जंक मटेरियल में जो काम होता है उसको क्या स्कल्पचर बोला जाता है ना, उसको इंस्टॉलेशन वर्क बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो ये है, जब आपका हाथ उसमें पड़ता है वो जंक और जंक नहीं रहते हैं, वो एक आर्ट मटेरियल के रूप में आप उसको चुन लिए हैं और उसके जो आप पूरा अपना जो भावना और अपना स्किल डाल के उसका उसमें एक रूपारोप करते हैं। आप उसका इंस्टॉलेशन आप बताइए या स्कल्पचर बताइए, उसमें क्या फर्क पड़ता है दादा? हमको तो उसमें से रस मिल रहा है, वो आप जंक नहीं रहा है, उसमें प्राण आप दिए हैं। हाँ, उसके साथ पूरा नेचर उसमें जोड़ दिया है। एक छोटा सा हमारा एक्सपीरियंस आपको शेयर करते हैं। वैसे ही एक आसनसोल में एक जो बुक फेयर में वो लोग मौका हमको दिया कि अपना काम लेके बैठिए, तो ऐसा हमको मौका मिलता ही रहा। तो जब टेबल पर आया एक बहुत रईस लेडी, उनका वेशभूषा भी वैसा ही था, गाड़ी से आया और देखा, बहुत सारा देखा। उस समय कुछ दिन हमारा बीबी जो है वो टेराकोटा का वो ज्वेलरी भी बना रहा था, उस समय उसका भी कुछ रखा हुआ था। तो ये सब देखते देखते एक हमारा आर्ट पीस उठा के बोला ये इसका प्राइस कितना है, तो हम प्राइस बताया तो उन्होंने फट से उसको रखा, ये मिट्टी का चीज इतना दाम क्यों है भाई? हम बोले अगर ये मिट्टी है तो आप ये क्यों छुए हैं? अब इसको देख रहे हैं कि मिट्टी तो सही पड़ा हुआ है, उसमें टाल देकर वो गार्डनिंग वाला लोग मिट्टी रखा हुआ था, देखिए मिट्टी तो वो भी है, वो ले जाइए, आपको कुछ पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हमारा ये मिट्टी का तो यही दाम है। तो अब सुने है ना हम क्या वो बता रहे हैं, वो जंक तो जंक नहीं रहा जब आप उसमें तो आपका सब कुछ डाल दिए हैं। अब उसको आदमी क्या बोले, उसको स्कल्पचर बोले कि इंस्टॉलेशन बोले कि कुछ भी बोले, लेकिन देखिए आपको वो आदमी को छू रहा है एक लेबर। अब देखिएगा ध्यान देके, लेबर जो मिट्टी काट रहा है या पानी बह रहा है या कुछ काम कर रहा है, देखिएगा वो आदमी भी ना थोड़ा देर उसका अपना वो काम का सामने जाके खड़ा रहेगा ही, आप ये दृश्य देखने को आपको मिलेगा और वो सोचते रहेगा ये क्या बनाया, कैसे बना। तो यही तो आपको सक्सेस है। ये चीज हम देखे हैं भाई, ये चीज हम देखे हैं। वो जो पेविलियन बन रहा था वहां नीचे एक फोटो जो पेंटिंग वहां रखा हुआ था, पेविलियन बन जाने के बाद टांगेगा, तो दिन भर काम करते करते परेशान एक लेबर जो था वहाँ एकदम महित होके खड़ा हो। हम उसको उस समय टोका नहीं, जब वहां से हटे तो हम बोले तुम क्या देख रहा, कितना सुंदर चित्र है, हमका दिल भर गया। तो देखिए उसका उसमें क्या है जो वो उसका थकावट दूर हो गया। तो आप क्या वही सक्सेस है। उसको कितना हजार में ले गया कोई खरीद के, वो हमारा पास कोई मायने नहीं रखता। वो एक जो साधारण आदमी को उस परिश्रम का रिलीफ दिया, तो उससे बड़ा सक्सेस और क्या है। तो वो सब छोड़िए, आप क्या कोई बोल रहा है, हम देखिए आदमी को छू रहा है कि नहीं आपका काम। जब वो आपको हृदय स्पर्श करेगा तो वो कुछ हुआ है, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक ही पवन भाई, हम क्या एकदम 100% सही बोले सर दादा। हम भी एक एग्जाम्पल रखना चाहते हैं। 2017 में हमारा शो था ललित कला में, तो इनवाइट करने गए थे रामवी सुतार को। रामवी सुतार को आज के दिन में सभी कोई जानते हैं। वो पटेल का मूर्ति का डिजाइन किए हैं जो अहमदाबाद में बना है।
तो सुतार जी को जब हम नोएडा में इनवाइट करने गए तो वो काफी देर तक हमारे साथ बहुत सारा मैटर में बात हुआ, तो उनका एक इंटरव्यू ले रहे थे, तो उनसे हम सवाल किए थे जो सर ये इंस्टॉलेशन के संबंध में आप छोटा मोटा क्या बोलिएगा, आज के डेट में तो एक कपड़ा भी टांग देता है वो इंस्टॉलेशन। तो बोले बिल्कुल, जब कपड़ा टांगता है तार में तो वो तार में कपड़ा टंगा हुआ है, और वो जब गैलरी में लगता है तो इंस्टॉलेशन है। आप महबूब के गैरेज में जब देख रहे हो टायर लटका हुआ है तो आप समझ रहे हो वो टायर रिपेयरिंग करता है, और अगर आप गैलरी में 4 ठो टायर लगा दो तो वो इंस्टॉलेशन है, एक ही है। तो आप जो बात बोले उसी को हम रिपीट किए, जो आप उसमें एक मोटिवेशन कर रहे हैं, एक क्रिएटिविटी आप शो कर रहे हैं, न कि केवल आप पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। तो आप जंक मटेरियल को जब रख दिए हैं इकट्ठा करके तो वो जंक मटेरियल है, पर उसको जब अरेंज कर रहे हैं एक क्रिएटिव वे में तो वो स्कल्पचर है, इंस्टॉलेशन है। एक बात तो आशीष दा, आपका बात बहुत 100% सही है। आपने बहुत अच्छी बात बोले कि उसमें एक जान आ जाता है, लाइवनेस आ जाता है। ये बात सही है कि आपने जब बात कर रहे थे तो मैं अपना काम और जंग को लेके एनालाइज कर रहे थे। मैंने एक पेट्रोल टैंक से एक चिड़िया बनाया, तो टैंकी पड़ा हुआ है, कोई किसी का नजर नहीं है। जिस समय वो चिड़िया बन गया सारे लोगों का नजर उसी में रहता है कि कितना सुंदर है। उस समय उसको टैंकी नजर नहीं आ रहा, उसका चोंच के लिए और कुछ है, बेयरिंग है, गियर है, ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा, खाली एक ही चीज नजर आ रहा है, चिड़िया है, मतलब उसमें एक प्राण है। तो एक चीज जो सामने आता है आर्ट पीस के लिए, सबसे पहले उसमें एक लाइवनेस होना चाहिए, एक प्राण होना चाहिए। और स्कल्पचर के बारे में अगर बात करें तो मेरे जैसे छोटा सा विचार में जैसे है, तो स्कल्पचर में सबसे पहले तो प्राण होना चाहिए। जो नॉर्मल कोर्स में आइडियल में जब प्राण की बात करते हैं तो उसमें मंत्र पढ़ के साड़ी गहना पहना के उसमें प्राण देने की कोशिश किया जाता है, और सही माने में उसमें प्राण आता कि नहीं आता है वो एक सब्जेक्ट का डिसीजन की बात है। हम लोग ऐसी बहुत सारे स्कल्पचर देखते हैं जिसमें हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसमें आम जनता को उसको समझ में भी नहीं आता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, देखते रहते हैं, वही उसका लाइवनेस है। वो छोटे से एक सब्सटेंस से बहुत बड़ी चीज, बहुत कुछ बोल के जाता है और एक स्टोरी बनाता है। जैसे आपका काम में भी हम लोग देख रहे थे, एक स्टोरी है, उसका पीछे एक लंबी कहानी है, अगर हम लोग उसको लिखे एक किताब बन जाएंगे। तो एक होता है एक स्कल्पचर के तौर पर, अगर हम अपने आप को डिफाइन करें एक स्कल्पचर का, तो हमारा लगता है कि सबसे पहले तो उसमें एक लाइवनेस होना चाहिए, 3 डायमेंशन इफेक्ट होना चाहिए, एक मूवमेंट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है जो बात आया है सामने कि वो सिंगल पीस होना चाहिए। आप अगर अपने काम को ही कॉपी करना शुरू कर दिए तो वो काम में वो लाइव नहीं रहेंगे और वो काम एक मूर्ति में ही रह जाएगा। तो यही मेरा विचार है। और उसका लिए क्या कौन दाई है? आपका नजर खोज के निकालता है क्या इसमें क्या है, तभी लोग को आप प्रेजेंट करते हैं। नहीं, कलाकार के लिए थर्ड आई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं छोटा सा एक सब्जेक्ट शेयर करने चाह रहा हूँ अगर समय हो तो। मैं उस समय ड्रिफ्ट का काम करते थे, ड्रिफ्ट जो पानी में तैर के आता है। मैं रनिंग गाड़ी से कोई भी पीस को देख के मैं उसको जज कर लेते थे कि उससे क्या बनने जा रहा है, क्योंकि मेरा जो आई था उस सब्जेक्ट में कंसेंट्रेट हो गया था, फिट हो गया था। आज भी मैंने जब कोई चीज को देखता हूँ तो मेरा फाइनल शेप क्या जाएगा वो मैं देख के समझ जाता हूँ। हो सकता है यही मेरा आर्टिस्ट का एक बड़ा खासियत है कि हमने आगे का देखता हूँ, और अगर आपके दृष्टि नहीं है, विजन नहीं है, तो आप कलाकार नहीं हो सकते। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही है, जो जितना तक दिखता है उतना तक हम पहुंच नहीं पाता है। ये बात तो सही। जितना हमारा था देखता है, जहाँ तक हम सोचते हैं कि यहाँ तक पहुंचेंगे, वो हमारा जो है हमारा लिए एक कष्टदायक होता है कि एक जगह पर जाके हमको रुकने पड़ता है, और वो रुक जाना ही सही बात है। हाँ, आगे कोशिश करें तो वो और दिशाहीन हो जाएंगे।
शुभेंदु दा एकदम नमस्कार। थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं शुभेंदु दा। हाँ बोलो। आप कंटिन्यू कीजिए, हमको एक कॉल करना है। अच्छा कोई बात नहीं है, आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं और चलिए आज हम लोग को अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग आज यहीं पर खत्म करते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सबको खत्म करके क्रिएटिव आर्ट अफेयर्स। हाँ जी सर। काइंडली आप अपना फोन नंबर दीजिएगा, मैं आपसे बात करने चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा कौशिक जी नमस्कार। कौशिक जी बाकी सभी नंबर हमको मिलना चाहिए, शुभेंदु के साथ मैं दे दूंगा। शुभेंदु के साथ है, पवन का साथ है, सबके साथ है मेरे नाम का। हरिंदर थैंक यू। अच्छा हिमाद्री थैंक यू, आज आपने ज्वाइन किया। हरिंदा को मेरा प्रणाम। हेलो हरिंदा শুনতে পাচ্ছি না। মিউট করা আছে। हरिंदा नहीं है तो হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে টাটা। ঠিক আছে, আমরা তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি। আমাদের नेक्स्ट एपिसोडে আমরা অমিতদাকে নিয়ে আসবো, তবে এই শনিবার না, এই शनिवार को नहीं, अगला शनिवार को हम लोग अमित दा के साथ बात करेंगे और आर्ट के गुण क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं हम।